माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। CSIR नेट जून 2011 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। 37 तक के क्वेश्चन हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सोल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर अब हम आ रहे हैं। कंसिडर ए ग्रुप G and suppose ZG be its center, that is ZG equal to G such that GH equal to HG। तो कोई भी एक ग्रुप G आपको यहाँ पर दे रखा है, ZG उस ग्रुप का सेंटर हमें दे रखा है। तो एक चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि ग्रुप का सेंटर ग्रुप का सब ग्रुप भी बनता है और साथ ही ग्रुप का सेंटर ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप भी बनता है। साथ ही एक सेट JN डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर JN के अंदर n टपल्स आ रहे हैं जहां हर एक एलिमेंट किसका ले रहे हैं, सेंटर का, ZG का। एंड JN इज सबसेट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स G क्रॉस G क्रॉस G, इसका सबसेट बनेगा क्योंकि ZG इज सबसेट ऑफ G एंड सो ऑन। देन हमें ZN के बारे में बताना है कि क्या ZN जो यहाँ पर बन रहा है वो G क्रॉस G क्रॉस G एंड सो ऑन n टाइम्स का सब ग्रुप बनेगा या सब ग्रुप तो है, सब ग्रुप है या नहीं है ये चेक करना है। सब ग्रुप के बाद हमें उसको नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है वो चेक करना है। और इसके बाद एक फोर्थ स्टेटमेंट इसमें आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हमें देखना है कि क्या ये चीज ट्रू है। तो जहां तक डायरेक्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप सीधे तौर पर याद रखिए। जैसे मैं दो सेट्स के लिए इसको आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज G एंड H आर ग्रुप्स and A and B, suppose A is subgroup of G, B is subgroup of H, okay, then A और B जो subgroups हैं उनका direct product will be a subgroup of G cross H। इसको आप subgroups की definition लगाकर इजीली प्रूव भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर दो सबग्रुप, A सबग्रुप है G का, B सबग्रुप है H का, तब सब ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट, सब ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट का सब ग्रुप बनेगा। और ये दो सेट्स के लिए नहीं, दिस इज ट्रू फॉर एवरी फैमिली, फॉर एनी फैमिली। अब फैमिली का मतलब वो फाइनाइट फैमिली है तो भी ट्रू है, इनफाइनाइट फैमिली है तो भी ट्रू है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप इज सबग्रुप्स इज ए सबग्रुप ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो सब ग्रुप्स का एक तरफ आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट किया है, दूसरी तरफ ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट किया है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है सब ग्रुप का वो उन डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का भी सब ग्रुप बनेगा। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर जो JN बनने वाला है वो निश्चित रूप से G क्रॉस G जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसका क्या बनेगा, सब ग्रुप, क्योंकि ZG सब ग्रुप है किसके, G के। नोट फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें नोट नेसेसरीली सब ग्रुप, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि सब ग्रुप निश्चित रूप से बनने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखें सब ग्रुप तो है बट नोट नेसेसरीली नॉर्मल सब ग्रुप, तो अब इसमें नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी सेम चीज होल्ड करती है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में अगेन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, K नॉर्मल सब ग्रुप है H का, तब नॉर्मल सब ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट सब ग्रुप बनेगा ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट का। और ये फिर से किसी भी फैमिली के लिए ट्रू है। अगर n1 n2 nn अलग अलग सब ग्रुप्स के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तब इन सब का डायरेक्ट प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा G1 क्रॉस G2 क्रॉस G1 का। अगर अब हम लें, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उनको हम अगर ZG कंसीडर कर लें, ग्रुप्स को हम G कंसीडर कर लें, उस केस में यहाँ जब सारी वैल्यूज आप रखोगे तो ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG n टाइम्स इज सब ग्रुप ऑफ G क्रॉस G क्रॉस G। इसका मतलब यहाँ पर जो JN हमारे पास बनने वाला है वो निश्चित रूप से नॉर्मल सब ग्रुप होगा G क्रॉस G क्रॉस G क्रॉस G का। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए सब ग्रुप बट इट इज नॉट नॉर्मल, ये गलत है क्योंकि सब ग्रुप के साथ साथ नॉर्मल सब ग्रुप भी बनेगा। थर्ड ऑप्शन ए नॉर्मल सब ग्रुप, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है इसलिए फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन मान लो दे रखा है तो उस केस में हमें फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं।
आइसोमोर्फिज्म के लिए अगर हम देखें, दो चीजें हमारे पास है। एक तरफ तो JN है, JN का आइसोमोर्फिज्म किसके साथ आपको चेक करना है। देखो JN ये है, इसमें n टपल्स आपके पास आ रहे हैं, ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG के एलिमेंट्स हमारे पास है। दूसरी तरफ इसकी आइसोमोर्फिज्म किससे चेक करनी है हमें, ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG, और इधर कितनी बार दे रखा है ये n-1 टाइम्स। ठीक है, तो इधर n टपल है, इधर n-1 टाइम्स है। तो आइसोमोर्फिज्म के लिए अगर सिंपली सपोज मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि G मान लेता हूँ मैं साइक्लिक ग्रुप है, तो G अगर साइक्लिक ग्रुप है इसका मतलब इसका हर एक कम्यूटेटिव तो हो गई है, और कम्यूटेटिव अगर ग्रुप है तब इसका हर एक एलिमेंट इसके सेंटर में होगा, और हर एक एलिमेंट सेंटर में होगा तो ग्रुप की जो कार्डिनलिटी है वो इसके सेंटर की कार्डिनलिटी के बराबर होगी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि G अगर सेकंड ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप आप ले रहे हो तब उस ग्रुप में भी दो एलिमेंट होंगे, साथ ही उसके सेंटर में भी दो एलिमेंट होंगे। अब अगर उसके सेंटर में दो एलिमेंट हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर सेंटर में दो एलिमेंट्स अपने पास आ रहे हैं उस केस में ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG, एक तरफ तो ये है n-1 टाइम्स, दूसरी तरफ JN है आपके पास, इसमें n टाइम्स आ रहा है। तब JN की जो कार्डिनलिटी होगी वो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स करोगे तो 2 रेज टू द पावर n आएगी, जबकि RHS में जो लिखा हुआ है ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG n-1 टाइम्स, तो इसमें जब रखोगे तो n 2 रेज टू द पावर n-1 आपके पास आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं उस केस में उन दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों की कार्डिनलिटी डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर JN ZG क्रॉस ZG क्रॉस ZG n-1 टाइम्स इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, JN इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखें, लेट I1 बी द आइडियल जनरेटेड बाई x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इस एलिमेंट या इस पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल को हम क्या कह रहे हैं, I1। इसी तरह से I2 बी द आइडियल जनरेटेड बाई x क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1 से जनरेटेड आइडियल क्या है, I2। तो यहां आपको बताना है दो F1 और F2 यहाँ पर डिफाइन किए हैं, QX by I1, F2 is QX by I2। तब आपको बताना है कि क्या F1 और F2 फील्ड बनेंगे। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट रिजल्ट बिल्कुल काम में आपके आएगा। यहाँ पर आप देखिए R by M के लिए क्या थ्योरम है, R by M फील्ड कब बनता है, when M is maximal ideal, when M is maximal ideal, और M maximal ideal कब बनता है, when it is generated by irreducible element। तो अगर m को जनरेट करने वाला एलिमेंट इरिड्यूसिबल है तब m मैक्सिमल आइडियल बनेगा। m अगर मैक्सिमल आइडियल है तब r बाई m क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। अब आप फर्स्ट वाले केस में देखिए, I1 को किससे जनरेट कर रहे हैं हम, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 से। तो अगर ये एलिमेंट क्या है, इरिड्यूसिबल है, तब तो F1 यहाँ पर क्या बनेगा, फील्ड, अदरवाइज फील्ड नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम देखें, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, इसको इस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। इसका मतलब इरिड्यूसिबल नहीं होकर ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल। और अगर ये रिड्यूसिबल हो गया इसका मतलब ये जो आइडियल है I1 वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी। I1 अगर मैक्सिमल आइडियल नहीं है तब F1 इक्वल टू QX बाई I1 इज नॉट ए फील्ड। इसी तरह से I2 आइडियल किससे जनरेट हो रही है, आप देखिए I2 आइडियल x क्यूब प्लस 1 से जनरेट हो रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू, इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, रिड्यूसिबल। तो इरिड्यूसिबल नहीं है, अगर ये इरिड्यूसिबल नहीं है इसका मतलब I2 भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी। I2 मैक्सिमल आइडियल अगर नहीं है तब F2 फील्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर F1 और F2 में से कोई सा भी फील्ड नहीं है। अगर आप ऑप्शंस चेक करें, F1 एंड F2 आर फील्ड, रॉन्ग आंसर। F1 is filled but F2 is not filled, ये भी गलत है। F1 is not a filled but F2 is filled, ये भी wrong है। Neither F1 nor F2 is a filled, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। F1 और F2 में से कोई भी फील्ड नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।